हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से आप कर रहे होंगे। सो सीटेट 5 जुलाई 2020 के रिगार्डिंग ये सीडीपी का सेशन रहने वाला है। बिकॉज सीडीपी क्या है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीटेट के प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे एंड आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो आप इस वीडियो को टिल द एंड पूरा देखिएगा। बिकॉज मैं क्वेश्चंस के साथ साथ एक एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी एंड जिससे आपका कोई कंसेप्ट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका सॉल्व हो जाएगा एंड कोई कंफ्यूजन रहती है तो वो भी इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो टिल द एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। सो शुरू करते हैं। A teacher in order to help learners construct knowledge need to focus on। एक टीचर हैं जो चाहते हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि वो अपने ज्ञान को अर्जित करें, अपने आप एक्वायर करें। तो उसके लिए वो टीचर बच्चों की किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यानी कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो भी यही कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में एक टीचर की क्या ड्यूटी बनती है, वो बच्चों को किस प्रकार से बेहतर तरीके से लर्निंग करा सकते हैं। टीचर्स क्या करें, केवल बच्चों को जो अंक हैं, जो ग्रेड हैं, उन्हीं की बेस पर वो रह जाएं, या फिर टीचर का क्या बनता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बनता है, सक्रिय भागीदारी बनती है, या फिर टीचर क्या करे कि कंसेप्ट्स हैं जो बच्चों के उन पर उनको केवल मास्टरी हासिल कराए, या मेकिंग श्योर द लर्नर्स मेमोरीज एवरीथिंग कि बच्चे सभी चीज़ को रट लें। तो देखिए, रटना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका उद्देश्य है कि आप बच्चों को बेहतर लर्निंग कराएं। तो बेहतर लर्निंग कब होती है कि जब बच्चे एक्टिव का हों, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, लर्निंग बाय डूइंग वो करते हैं। जब लर्निंग बाय डूइंग होता है तभी बच्चे अपने ज्ञान को खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। बिकॉज जब बच्चे सक्रिय भागीदारी में ज्ञान में शामिल होते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अगर बच्चे के अंदर प्रतिभाशीलता है तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि बच्चे क्या हैं, गिफ्टेडनेस है। तो इसका पता लगाने के लिए रेंजुरी ने एक मॉडल दिया है जिसे आप ACC के थ्रू समझ सकते हैं। A इज एबिलिटी, C फॉर क्रिएटिविटी एंड C इज कमिटमेंट, यानी कि हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि वो किसी भी काम को अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, एंड अगर बच्चे ने कोई कमिटमेंट दी है कि मुझे ये काम करना है तो वो उसको पूरा करते हैं। According to NCF 2005, एरर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। NCF है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, एरर करी हैं, तो वो एरर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे अगर गलती करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, तो वो कैसे सीख सकते हैं। अगर उन्होंने गलती करी है तो उससे हमें पता चलता है बच्चे सोचते कैसे हैं। तो NCF कहता है कि प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हैव टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस, कि बच्चे के जो विचार हैं वो इंसाइट होते हैं। बच्चे ने अपने मन से कोई आपके सामने क्वेश्चन किया तो वो इंसाइट लर्निंग है उनकी, एंड इससे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि बच्चे की थिंकिंग क्या है, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, एंड आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस, और बच्चे उन समाधानों को पहचानने में भी आप उनकी सहायता कर सकते हैं। अ चाइल्ड शोज एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग। बच्चे क्या करते हैं, जब आप बच्चे की नोटबुक आपने देखी तो उसमें जो इमेजेस थी वो बच्चे ने क्या है, उल्टी लगा रखी हैं, या फिर जो वर्ड्स हैं वो उल्टे उन्होंने लिख रखे हैं। सपोज किसी बच्चे ने W को M लिख दिया है, इस तरीके से बच्चे गलती करते हैं, या फिर वो सा को वॉज लिख देते हैं। तो ये जो सारी गलतियां करते हैं उनकी लिखने में दिक्कत होती है, कई बार उनको पढ़ने में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, तो ये शो करती है कि बच्चे क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि बच्चों को लर्निंग करने में अशक्ता महसूस वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि उनका जो लर्निंग का क्राइटेरिया है उसमें उन्हें किसी फील्ड में, किसी एक सर्टेन एक टर्म में उनको दिक्कत होती है। तो ये काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है, ADHD है, ऑटिज्म है, काफ़ी सारी बीमारियां हैं, इनको आप कह सकते हैं, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज इनको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो भी किस प्रकार से जरूरी है। तो देखिए, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज इट इज अ टास्क ऑफ पेरेंट्स, कि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो केवल पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये चीज़ भी नहीं है, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, सभी चीज़ों का बच्चों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। कंट्रोल क्लासरूम, आपने क्लासरूम को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया तो इससे भी उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, की कक्षा में केवल जो अथॉरिटी है वो केवल टीचर की है, तो इससे भी बच्चे को क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि क्लासरूम का जो माहौल है वो डेमोक्रेटिक हो, यानी कि प्रजातांत्रिक माहौल होना चाहिए जहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो, सबको फ्रीडम हो, सब अपनी बात कुछ ना कुछ कह पाएँ, किसी के ऊपर किसी की अथॉरिटी ना हो, किसी के ऊपर कोई दबाव ना हो कि बच्चा दबाव में ना हो। ठीक है, तो कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होना भी जरूरी है। टीचर्स नीड टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग,
देखिए टीचर जो है वो क्लास में एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेंगे। उनका कार्य क्या है, एक सुगमकर्ता की तरह उनका कार्य होता है। यानी कि एनसीएफ की अगर मैं बात करती हूँ तो एनसीएफ भी कहता है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर है, आप बच्चों के ऊपर किसी चीज़ को थोपेंगे नहीं, केवल आप एक सुगमकर्ता है बच्चों के लिए। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा है कि टू क्रिएट सच ए लर्निंग एनवायरनमेंट विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए सीटेट में आपसे नॉट ट्रू यानी कि नहीं करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर यही मिस्टेक करते हैं, नोट को वो भूल जाते हैं। तो आप एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट आप बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या काम नहीं करना है। तो बच्चों के प्रयास हैं, जो बच्चों की एक्सेप्टेंस है, आप उसको स्वीकृत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने क्या रखा, एकदम पॉजिटिव टोन रखी है, ये भी चीज़ क्या है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का। एक्सेप्टेंस किया, आपने बच्चों को स्वीकार किया, तो वो भी चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है। बट आपसे पूछा क्या नहीं करना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, कि बिल्कुल आपने क्या किया, टीचर्स के अकॉर्डिंग ही, बच्चों को आपने कोई रोल नहीं दिया, बच्चों को आपने बिल्कुल फोकस में नहीं रखा, तो आपने अपने अकॉर्डिंग कार्य करा है, तो वो चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत हो जाती है। क्योंकि एनसीएफ सिफारिश करता है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है आपकी, ना कि आप कहोगे कि टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड, चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करना है, और उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको अपनी टीचिंग मेथड्स में चेंज करना है। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट बॉयज़ एंड गर्ल्स, कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि लड़कों और लड़कियों के बारे में दिया है, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है। तो देखिए लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये चीज़ होती आ रही है। लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, ये भी चीज़ हम देखते हैं हमारे घरों में, ये चीज़ें कॉमन है। सभी लड़कों को विज्ञान, कि लड़कों को साइंस पढ़नी है और लड़कियों को क्या पढ़ना है, सोशल साइंस आपको पढ़नी है, होम साइंस पढ़नी है, ठीक है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो जो ये चाहिए ना कि लड़कों को भी करना चाहिए कि बॉय शुड हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क, तो ये क्या है कि अगर आप ऐसे करते हैं कि आप लड़कों को भी घर के कार्यों में लगाते हैं, तो बच्चों का क्या होता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट इससे होता है। यानी कि आप उस ट्रेंड को ख़त्म कर रहे हैं, ये ट्रेंड जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि आपने उस ट्रेंड को ख़त्म किया है, तो ये चीज़ क्या है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप इफेक्टिव टीचर यानी कि अच्छे तरीके से, आप प्रभावशाली तरीके से अपनी टीचिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी। आपने क्या किया, ग्रुप एक्टिविटीज यानी कि समूह में पढ़ाने की बजाय आपने क्या किया, इंडिविजुअल यानी कि अलग एक बच्चे को करके और उसको पढ़ाया है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना, क्योंकि बच्चे ग्रुप में भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। अवॉइड कर दिया आपने क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, बच्चे जो क्वेश्चन आपसे पुट कर रहे हैं आपने उनको अवॉइड कर दिया बिल्कुल, तो आपको ये क्या करना है, ऐसा नहीं करना। आपने क्या किया, टच में रहना है विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। सही बात है कि आपको प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, उनकी जो इंडिविजुअल नीड है, बच्चे के पास क्या जरूरत है, बच्चे को किस चीज़ की, उसके अकॉर्डिंग आप उनको स्टडी आप कराएंगे। इंडिविजुअल नीड पर फोकस करनी है, और आप अपने लर्निंग मेथड को भी आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, प्रत्येक बच्चे के अकॉर्डिंग, कि हर बच्चा लर्निंग कर पाए, हर बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। एम्फेसाइज नहीं करना कि केवल बुक्स में जो दिया है उसी को रटो या फिर उसी के आंसर आप दीजिए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। आप बच्चों को असेसमेंट करते हैं, आप मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन आप बच्चों का करते हैं, कि देखते हैं कि बच्चे के अंदर कहाँ कमी है, आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या नहीं करना है, आपसे पूछा नोट। देखिए सीटेट में नोट करके कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, फोकस करना है कि आपसे क्या पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपसे क्या करना है कि रैंकिंग द स्टूडेंट्स, आप बच्चों को रैंक नहीं दोगे, आप ये नहीं कहोगे कि आप फर्स्ट आए हो या फिर आपके 90% आए हैं, दूसरे बच्चे के 60% आए तो वो कम है, आप इस तरीके से बच्चे को रैंकिंग आपको नहीं देनी। बाकी क्या है, प्रोजेक्ट वर्क आप करा सकते हैं, ऑब्जर्व आप बच्चे को कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछने हैं, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्या होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, बट आप रैंकिंग बच्चे को आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10th क्वेश्चन आपसे पूछा कि विकृत लिखावट क्या करते हैं, बच्चे को लिखने में संबंधित जो दिक्कत आती है, यानी कि डिसेबिलिटी होती है बच्चे को लिखने के में, तो उसको आप क्या कहोगे। तो देखिए काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, डिस्प्रैक्सिया है, आपका डिसलेक्सिया है, काफ़ी सारी बीमारियां बच्चों को होती हैं। बट आपसे पूछा है कि अगर बच्चों को लिखने में दिक्कत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिस्ग्राफिया। जब बच्चे में क्या होता है कि लिखने में वो दिक्कत महसूस करता है, अगर बच्चा W है उसको बच्चा M लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्ग्राफिया बच्चे के अंदर विकसित हो गया है, तो उसको अब आप कैसे किस प्रकार से दूर आप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिस्ग्राफिया। अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग पूछा गया कि कौन सा कारक है जो नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। तो उनकी थ्योरी में देखिए लैंग्वेज की बात की गई है, बिल्कुल की है, एक्टिविटी की बात उन्होंने की है, मैचुरेशन की बात उन्होंने की है,
उन्होंने कहा कि बच्चा जब एक्टिव लर्निंग करता है तब बेहतर तरीके से सीखता है। एंड जो उनकी भाषा है, इनकी जो बच्चे के जो विचार हैं उनका प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ता है। तो ये सारी बातें जीन पियाजे के द्वारा कही गई हैं, बट उन्होंने सोशल एक्सपीरियंस की बात कभी भी नहीं कही। तो सामाजिक अनुभव क्या होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो जब आपसे नहीं पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सामाजिक अनुभव। विच ऑफ दीज डजंट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रायर्गिक थ्योरी। ट्रायर्गिक थ्योरी क्या है, आपका त्रितंत्र का सिद्धांत है, जो कि बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। अब उन्होंने बात की है, मेनली वो कहते हैं कि बच्चे में इस जो ये ट्रायर्गिक थ्योरी है इसके अंदर 3 टर्म बताई उन्होंने। PCA के थ्रू आप उन्हें समझ सकते हैं। P से है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, C से है आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड A है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो जो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है इसके बारे में पूछा है कि कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत में जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है क्या। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे आप कह सकते हो कि कॉन्टेक्चुअल हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं एंड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। तो कॉमन सेंस के थ्रू वो यानी कि वो एक तरीके से आप कह सकते हो वो जुगाड़ भी लगाने लगते हैं और तब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा कि थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वनसेल्फ ओनली, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो अपने विषय में नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं, सभी चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं एंड जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसमें वो कंसेप्चुअल वो तरीके से सीख पाते हैं। 3 क्वेश्चन है आपका, एनीवन कैन बिकम एंग्री, कोई भी नाराज हो सकता है, दैट इज इजी, जो कि आसान है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री टू द राइट टाइम, यानी कि अगर आप किसी से नाराज है तो सही व्यक्ति पर और किस मतलब आप कह सकते हैं कि राइट डिग्री कितनी होनी चाहिए नाराज होने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें किसके थ्रू बताई गई हैं। तो एक आपका डोमेन होता है इमोशनल डोमेन, यानी कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अरस्तु ने भी इसी बात पर बल दिया है। अरस्तु कहते हैं कि अगर आप इमोशनली कितने कंट्रोल आप अपने आप को कर पाते हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है। यानी कि नाराज होना आसान है, बट आप किससे और कितने समय पर नाराज रहते हैं वो चीज़ मैटर करती है। तो ये क्या है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आप इसको कह सकते हैं। इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर, लर्निंग करते समय अधिगम करते समय आंकलन करना, असेसमेंट करना कितना एसेंशियल है। तो अगर हम किसी का असेसमेंट करते हैं, एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ परेशानी है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, तो ये क्या है। तो देखिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट आप नहीं लोगे बच्चों का, आप बच्चों को कोई ग्रेड नहीं दोगे किसी अंक के थ्रू, आप ये नहीं कहोगे कि ये बच्चा होशियार है या फिर ये बच्चा डफर है। आप ये नहीं कह सकते सेग्रीगेट कर दिया आपने, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि किसी वंचित वर्ग से बच्चे हैं उनको आपने अलग कर दिया और जो दूसरे वर्ग से बच्चे थे उनको आपने अलग कर दिया, तो सेग्रीगेशन भी बिल्कुल गलत है। बल्कि हम असेसमेंट इसलिए करते हैं कि जिससे बच्चा मोटिवेट हो पाए, मोटिवेशन जागृत हो पाए बच्चे के अंदर। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, प्रेरणा के लिए आप असेस करते हैं बच्चे को। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नॉन एज। देखिए जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत। मैं आपसे बता सकती हूँ कि 4 या 5 नंबर में आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि देखिए मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है कि जो वर्ल्ड के बारे में, जो संसार के बारे में अपने माइंड में जो आपने स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, आपको पता है कि कुर्सी ऐसी दिखती है, टेबल ऐसी दिखती है, तो वो आपने के माइंड में सेट है, तो वो क्या है आपका स्कीमा है। तो स्कीमा के बारे में आपसे पूछा है कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉन एज, आपने क्या किया अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आप उसको कहोगे एसिमुलेशन, आप उसको कहते हो। यानी कि पुरानी स्कीम्स में आपने नई इन्फॉर्मेशन को जब आप जोड़ते हो, नए ज्ञान को जोड़ते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण आप उसको कहते हैं। एक टर्म और है जो कि आपका है अकमेंडेशन। अगर मैं अकमेंडेशन की बात करूं तो अकमेंडेशन होता है कि जब आप मॉडिफाई करते हैं, यानी कि जब आप पुराने ज्ञान में मॉडिफिकेशन की अगर बात आती है, यानी कि आप चेंज करते हैं कुछ, तो वो क्या होता है आपका अकोमोडेशन, वो कहलाता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि सिंपल सी टर्म है, जब पुराने ज्ञान में आपने किसी नई स्कीम को जोड़ा है तो वो एसिमुलेशन है। बट नई स्कीम को जोड़ने के अलावा आपने अगर मॉडिफाई कर दिया, यानी कि चेंज अगर आप कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन कहलाएगा। All are differ in terms of our intelligence, motivation, interest, etc. This principle refers to, सभी बच्चे, अगर आप 2 बच्चों की बात करते हैं, एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये क्या है, अपनी बुद्धि में इनकी बुद्धि अलग है, इनका मोटिवेशन अलग है, इनका इंटरेस्ट अलग है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ क्या शो करती है, तो सिंपल सी टर्म है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मैं अगर बात करूँ तो मेरी बुद्धि का लेवल अलग है, आपकी बुद्धि का लेवल अलग है, हमारी इंटरेस्ट अलग है, हमारी मोटिवेशन स्किल्स अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता ये कहलाती हैं। 17 क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप, कुछ बच्चे हैं जो कि वंचित समूह से आते हैं,
तब आप ऐसे बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ आप उनको स्टडी कराते हैं, ठीक है, लर्निंग आप उनको कराते हैं। तो इससे आपका क्या अभिप्राय है? अगर आपने क्या किया, कुछ वंचित समूह के बच्चे थे प्लस में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, आपने उन सबको एक साथ बैठाकर लर्निंग कराई है, तो ये क्या शो करता है? तो ये टर्म क्या आपकी है? इंक्लूसिव एजुकेशन आप इसको कहते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि शिक्षा सभी के लिए है, इससे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। अगर किसी को आप कह सकते हैं फिजिकल है, मेंटली या फिर किसी भी तरीके की अगर परेशानी है, तो वो बच्चों को अपना स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी पहले, बट अब क्या कर दिया कि अब हम उनको अब इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम उसके साथ क्या ऐड कर देते हैं, उनको कोई स्पेशल फैसिलिटीज़, उनको सुविधाएं उनके अकॉर्डिंग हम बच्चों को देते हैं, और सभी बच्चों को क्या करते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि आप क्या करते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हो। आपकी थिंकिंग क्या है कि आप मल्टीपल, यानी कि अलग अलग दिशाओं में आप सोचने लगते हो। तो ये जो थिंकिंग है वो कौन सी थिंकिंग है, ये क्या शो करती है? तो जब आप क्या करते हो कि अलग अलग दिशाओं में सोचते हो, आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने लगते हो, ओपन एंडेड थॉट्स आपके होते हैं, तो ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आप इसको कहते हैं, यानी कि अपसारी चिंतन होता है। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू। एक टीचर जो बच्चों को असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, तो वो आकलन जो किया गया है उसका क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड, कि बच्चे की जो नीड है, बच्चे को अगर आवश्यकता है किसी चीज़ की, तो आपके जो लर्निंग स्किल्स हैं आप बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे। आप ऐसा नहीं कि अपने ही अकॉर्डिंग पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे बच्चों को समझ आया है या नहीं आया, बल्कि टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे से फीडबैक मिलता है, बच्चों से रिलेटेड जो उनकी नीड्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, और तब आप अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं आप उनमें चेंज करते हैं। 20th क्वेश्चन है अधिगम अनुभव, यानी कि जो बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं आप उनको किस प्रकार से सार्थक बना सकते हैं, मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। आपसे 4 टर्म पूछे और आपसे पूछा कि बच्चों के लिए सार्थक, यानी कि कौन सा मीनिंगफुल नहीं होगा। तो देखिए, नहीं पूछा है आपसे, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो अब आप बच्चों के साथ क्या करते हो कि क्वेश्चनिंग अगर आप बच्चों के साथ करते हो तो वो चीज़ क्या है, बिल्कुल ठीक है। आपने बच्चों के साथ डिबेट की, डिस्कशंस किए टॉपिक्स को लेकर, तो वो चीज़ भी क्या है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, आपने क्या किया, बच्चों को एक प्रेजेंटेशन दी, एक टॉपिक दिया जिस पर आप क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप इस पर अपने विचार रखो, अपने अकॉर्डिंग इसको प्रेजेंट करो, तो ये भी चीज़ क्या हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब देखिए, जब आप बच्चों को कोई भी टॉपिक देते हैं तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि केवल आप इसको रिपीट करते रहो, यानी कि आप इसको याद करते रहो, रिकॉल करते रहो, रोट मेमोराइजेशन करते रहो, रटते रहो, तो रटना नहीं होता। किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि बच्चे ने अगर कंठस्थ कर लिया है तो बच्चे को आता ही होगा, तो रोट मेमोराइजेशन आपको नहीं करानी। आपसे यही पूछा कि कौन सा नहीं है। बाकी 3 पॉइंट क्या है, ठीक है, बच्चे को, क्योंकि इनमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इनमें बच्चे का होता है। 21 क्वेश्चन है गिविंग पनिशमेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल टू चिल्ड्रन, रिजल्ट क्या होगा? आप बच्चों को वर्बली या नॉन वर्बली डंडा मार दिया, मुर्गा बना दिया, ऐसी पनिशमेंट अगर आप देते हैं तो इससे क्या होता है? तो इससे क्या होगा कि डैमेज होता है देयर सेल्फ कंसेप्ट, बच्चों के जो सेल्फ कंसेप्ट होते हैं, स्वयं के प्रति जो उनकी अवधारणा होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि बच्चे सेल्फ जो एस्टीम है वो डैमेज बच्चों की हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 3rd होगा। 22 क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक टीचर लेवल द हेड ऑफ अ कमेटी एज चेयरपर्सन। एक टीचर क्या करते हैं, जो कमेटी के हेड पर्सन है उनको चेयरपर्सन बोलती हैं इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, यानी कि उन्होंने देखो यहाँ क्या कितना अच्छा तरीका यूज़ किया है। वो कहते हैं कि चेयरमैन नहीं है, वो क्या है, चेयरपर्सन है, यानी कि जो उनका पद है, पद को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ऐसा नहीं कि किसी के हम जेंडर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इससे क्या इंडिकेट, वो टीचर क्या इंडिकेट करते हैं? तो सिंपल सी टर्म है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक टीचर क्या यूज़ कर रही है, जेंडर फ्री लैंग्वेज, यानी कि वो किसी जेंडर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो उस पद को इंपॉर्टेंस दे जा रही है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जेंडर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो देखो, कई बार क्या होता है, कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन लिखा होता है, तो कैमरा पर्सन से क्या होगा कि वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम किसी को, जेंडर को आप आगे फोकस नहीं करोगे, किसी पद को इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कि आप जेंडर को आगे कर दिया। तो टीचर की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर CCE के थ्रू भी आपसे पूछ लेते हैं कि CCE क्या है। तो आप बच्चे का क्या करते हो कि लगातार बच्चे का कंटिन्यूस तरीके से आप मूल्यांकन करते हैं। एंड कम्प्रीहेंसिव होता है कि किसी एक ही डोमेन को आप नहीं लेकर चलते, बल्कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। तो CCE क्या है, NCF 2005 ने भी CCE की सिफारिश की है। तो उसमें बताया जाता है कि आप क्या करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, कि बच्चे ने जो लर्निंग की है, अधिगम जो किया है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। एंड रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूवन अपॉन, आप क्या देखते हैं कि बच्चे ने जो लर्निंग की है आप उसको रिकॉर्ड करते हो, एंड उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, कि बच्चे को कहाँ दिक्कत है और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इस बात पर जोर दिया जाता है।
24th क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति की बात करता है। यानी कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने आपको नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने क्या बात की है कि एक दुविधा वो बच्चों के सामने देते हैं और उसमें आप बच्चों से पूछा जाता है कि आप बताओ क्या आप करोगे क्या नहीं करोगे, यानी कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा लेवल है लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो दिया है कि एब्सेंस ऑफ मोरलिटी, यानी कि जिसमें नैतिकता जो है वो एब्सेंस होती है, अनुपस्थित होती है। तो देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग का जो फर्स्ट लेवल है उसमें बात की गई है कि जो बच्चे में मोरलिटी होती है वो कहाँ से आती है, वो बाहरी कारक के द्वारा आती है। यानी कि बच्चा क्या करता है कि आप डर से, पनिशमेंट की वजह से और आज्ञा पालन करने के लिए वो क्या शो करता है, मोरलिटी वो शो करता है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट लेवल में एब्सेंस होती है, मोरलिटी बाहर से आती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो प्रोग्रेसिव मॉडल होता है, प्रगतिशील शिक्षा है, उसके संदर्भ में आपसे पूछा कौन सी बात नहीं है, नोट से आपसे पूछा है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमसे नोट से पूछा गया है। तो देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, प्रोग्रेसिव मॉडल की बात करूँ, तो ये किसके द्वारा दिया है, ये आपका जॉन डीवी ने दिया है। वो कहते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं। अपने बच्चे जब करके सीखते हैं ना किसी काम को, तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो इस संदर्भ में आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है। तो देखिए आपसे पूछा कि बच्चे विद्यालय में बताया कि बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं होता कि जो एजुकेशन आप दे रहे हो बच्चे को, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सारी बातें आप बच्चों के ऊपर थोपते नहीं हो कि आपके ऊपर बच्चों को संस्कृति के बारे में आपने कोई बात थोप दी, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। बाकी चीज़ें कि प्रजातंत्र होता है, बिल्कुल होता है क्लास में। समाजीकरण के नियम बच्चों को सिखाए जाते हैं, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज सिखाई जाती है, सामाजिक कौशल बच्चों को सिखाए जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज़ को आप बच्चे के ऊपर डाल सकते हो, थोप सकते हो। तो जॉन डीवी ने कहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव शिक्षा है, वो बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। 26th क्वेश्चन है कि टीचर नोटिस करती है पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक लड़की पुष्पा जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती हैं, बट जैसे ही वो अपने से बड़े, अपने से अडल्ट, अपने से पीयर्स हैं जो उनकी गाइडेंस में जो काम करती हैं, तो उससे वो बेहतर परफॉर्मेंस कर लेती हैं। तो वो जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, वो क्या है। तो देखिए स्कैफोल्डिंग बराबर किसके, गाइडेंस के है। यानी कि जो सहारा दिया है, जो गाइडेंस दी है, वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, उसमें स्कैफोल्डिंग की बात की गई है। यानी कि जब आप बच्चे को गाइडेंस देते हो, यानी कि आप बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट देते हो जिससे वो उस काम को करने लगता है, तो वो क्या है, उसका स्कैफोल्डिंग है। बट मैं अब उस एरिया की बात करूं, यानी कि बच्चा यहाँ था, आप उसको वहाँ तक लेकर गए हैं, यानी कि जो एरिया बच्चे ने अचीव किया है, जहाँ तक आप बच्चे को सिखा सकते थे, यानी कि वो जो जोन है वो क्या है, आपका एक दायरा है, जिसको आप क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेडपीडी जिसको कहा जाता है। तो ये लेव वाइगोस्की की 2 टर्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था है आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। जब उस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चा होता है कि तो बच्चे के जो बिहेवियर्स हैं, तो वो जो बिहेवियर हैं, जो रोल हैं बच्चे के, उन पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था आप इसको कहते हैं। प्री स्कूल एज, यानी कि अभी बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया है, प्री स्कूल एज है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे का जो रोल है, बच्चे की जो भूमिकाएं हैं, उन पर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने सिबलिंग्स यानी कि अपने जो भाई बहन हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, उनके पेरेंट्स का और उनके सिबलिंग का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। देखिए जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी है, या फिर मैं अगर बात करती हूँ चाइल्डहुड है, यानी कि जो बच्चे की बाल्यावस्था है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड और एक है आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है उसकी जो एज है वो है आपकी 2 से 6 साल। अब जो बाद में आपकी है लेटर चाइल्डहुड पीरियड, ये है आपका 6 से आप इसको 11 साल या 12 साल भी कई बार देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी एज है जो कि लेटर चाइल्डहुड पीरियड जिसमें शो होता है। तो देखिए लेटर चाइल्डहुड पीरियड की एज क्या हो जाएगी, फिर आपकी 6 से 11 साल इसकी एज हो जाएगी। कई बार 6 से 12 भी शो होता है। तो ये क्या है, आपका चाइल्डहुड पीरियड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। 9th क्वेश्चन में पूछा है कि आर्जव है एक बच्चा, वो तर्क देता है कि भाषा का विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से होता है, बट सोनाली वह महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो देखिए एक बच्चा है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो केवल 2 फैक्टर आप समझ लीजिए, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है।
हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी जो उसे वंशानुगत यानी कि आनुवांशिकता से जो मिला है, एंड एनवायरनमेंट होता है जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिवेश में बच्चा रहता है, अपने आप को नर्चर करता है। तो ये चीज़ें क्या है, आपका नेचर एंड नर्चर डिबेट है, उन दोनों के बीच में डिबेट होती है कि प्रकृति और पोषण की वाद विवाद उनके बीच में होता है। तो देखो हेरिडिटी को आप समझ सकते हो कि नेचर है, यानी कि हेरिडिटी क्या है, आपका नेचर से समझ सकते हैं आप इसको। वहीं मैं बात करूं अगर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता है नर्चर, जैसे आप एक पौधे को नर्चर करते हैं तो किस प्रकार से आप उसको नर्चर करते हैं, कितनी बेहतर परवरिश आप उसको दे सकते हैं, वो आपका क्या है, एनवायरनमेंट है। तो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट क्या है, उसका हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का काफ़ी रोल है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। 30th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेकिंग स्टूडेंट मेंबर्स ऑफ ए क्लीनिनेस कमेटी, बच्चों को आपने क्या किया, एक कमेटी है जो कि स्वच्छता का संदेश देती है, उसका आपने उनको सदस्य बनाया है। तो ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है, इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, एक ग्रुप बना दिया है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब वो ग्रुप में जब सारे बच्चे मिलकर काम करते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चे पर समाज का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के से जो उनकी कल्चर है उसको सीखते हैं, लैंग्वेज उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या होगा, आपका सोशो कल्चर कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो संकल्पनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लेव वाइगोस्की ने भी कहा है कि बच्चे समाज से बेहतर इंटरेक्शन जब करते हैं तो वो अच्छी लर्निंग कर पाते हैं। तो वाइगोस्की ने भी समाज पर, संस्कृति पर काफ़ी जोर दिया है।